मास स्पेक्ट्रम ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स हमें पढ़ना है। मास स्पेक्ट्रम ऑफ हैलोजन कंपाउंड देखो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या करती है? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ये हेल्प करती है आपको बताने में कि आपके कंपाउंड में हैलोजन है या नहीं है। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ये भी हेल्प करती है कि आपके कंपाउंड में कितने हैलोजन, नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स बताने में भी हेल्प करती है, और ये बताने में भी हेल्प करती है कि हैलोजन है या नहीं है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंस की भी बात करती है, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेजेंस की भी बात करती है, ठीक है। और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी नंबर ऑफ हैलोजेंस की भी बात करती है, नंबर ऑफ हैलोजेंस प्रेजेंट की। अब हैलोजेंस आपके 4 टाइप के होते हैं, है ना। अगर बेसिकली मैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखूं, वैसे तो 4 टाइप के नहीं होते, लेकिन बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो तो या तो फ्लोरीन दिखता है, या क्लोरीन दिखता है, या ब्रोमीन दिखता है, या फिर आयोडीन दिखता है आपको, ठीक है। इन 4 हैलोजन में से कोई एक हैलोजन दिखता है। अब आपकी जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो क्लोरीन के बारे में इंफॉर्मेशन, और क्लोरीन कितने हैं, और ब्रोमीन की इंफॉर्मेशन और ब्रोमीन कितने हैं, ये दोनों बताने में बहुत अच्छे तरीके से मतलब कैपेबल है, ठीक है। कि आपके कंपाउंड में क्लोरीन है या नहीं और कितने क्लोरीन है, ब्रोमीन है या नहीं है, कितने ब्रोमीन है, ठीक है। ये बहुत अच्छे तरीके से बता देती है। लेकिन फ्लोरीन की प्रेजेंस के बारे में, फ्लोरीन की प्रेजेंस के बारे में पता लगाना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। फ्लोरीन की प्रेजेंस के बारे में पता लगाना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, ठीक है। और फ्लोरीन की प्रेजेंस, नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम बताने में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। आयोडीन की अगर मैं बात करूं तो आयोडीन की प्रेजेंस के बारे में बहुत इजीली बता देती है, और कितने आयोडीन है ये पता लगाना ट्रिकी रहता है, ठीक है। ये बात होती है कि भाई मास स्पेक्ट्रोस्कोपी आपके कंपाउंड में ज्यादातर आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखते हैं, ठीक है, उनमें जो हैलोजन दिखेगा वो या तो क्लोरीन दिखेगा या ब्रोमीन दिखेगा। ज्यादातर हैलोजन जो भी दिखेगा वो क्लोरीन या ब्रोमीन दिखेगा, ठीक है। अब क्लोरीन ब्रोमीन के बारे में तो बहुत इजीली इंफॉर्मेशन भी दे देती है कि भाई है या नहीं है, और है तो कितने हैं। लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन के बारे में थोड़ा सा ट्रिकी काम हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी काम हो जाता है कि पता लगाया भी जा सकता है, और कुछ केसेस में नहीं भी पता लगे, ठीक है, कुछ केसेस में नहीं भी पता लगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं मेन जो हमारा फोकस रहेगा, मेन जो हमारा फोकस रहेगा मास स्पेक्ट्रम ऑफ हैलोजन कंपाउंड में, वो हमारा क्लोरीन और ब्रोमीन पे रहेगा। मास स्पेक्ट्रम ऑफ हैलोजन कंपाउंड में जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो क्लोरीन और ब्रोमीन पे रहेगा। अच्छा, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम और नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम, ठीक है, कैसे पता लगाए जा सकते हैं? नंबर ऑफ क्लोरीन और नंबर ऑफ ब्रोमीन का हम अपने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो आइसोटोपिक मास सिग्नल होता है, जो मैंने आपको सिखाया था MM+1 M+2 वाला आइसोटोपिक मास सिग्नल वाले से हम नंबर ऑफ क्लोरीन या नंबर ऑफ ब्रोमीन का पता लगा सकते हैं, ठीक है। और इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या बनता है, इसमें जो आपका 2 मास वाला बनता है, जैसे एक M है, एक M+2, एक M+4, ये वाली पीक्स इंपॉर्टेंट बनती है, ये वाली पीक्स इंपॉर्टेंट बनती है। और ये वाली पे देखो मैंने M+1 नहीं लिया, M+1 नहीं लिया, यहाँ पे M+1 आना चाहिए, मैंने M+1 नहीं लिया, M+2 लिया है। और मैंने M+2 क्यों लिया है? क्योंकि क्लोरीन 35 होता है, और क्लोरीन का जो अगला आइसोटोप है वो क्लोरीन 37 है, +2 मास का। ब्रोमीन 79 होता है, और ब्रोमीन का जो अगला आइसोटोप है वो ब्रोमीन 81 है। तो देखोगे तो यहाँ पे जो मास डिफरेंस है ये +2 का है, यहाँ पे भी जो मास का डिफरेंस है कितने का है? +2 का है। इसलिए मैंने M+2 की बात की, M+1 की बात नहीं की, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर दैट इन हेलोजन कंपाउंड्स M+2 M+4 इवन मास पीक्स, ठीक है। M+2 M+4 की बात करेंगे, किसी किसी जगह M+6 की भी बात करेंगे, जब नंबर ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन ज्यादा हो जाएंगे, 2 या 3 से ज्यादा हो जाएंगे, उनकी भी बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये बात ध्यान देना, ये बात ध्यान देना कि हम इसकी बात करें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा एक सेकंड दो मुझे, अगर मैं बात करूं तो तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, अगर मैं इनकी इंटेंस रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस की बात करूं तो क्लोरीन 35 तुम्हारा अगर 100% होता था तो क्लोरीन 37 33% होता था, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से लेके नहीं चलेंगे, अब यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से नहीं लेके चलेंगे। देखो 100 और 33 को देखूं तो अगर 33 1 टाइम है तो 100 वाला 3 टाइम होगा,
और यहाँ पे क्लोरीन 35 रेशियो क्लोरीन 37 जो आएगा आपका 3:1 आएगा। क्लोरीन 35 रेशियो क्लोरीन 37 जो आएगा वो 3:1 आएगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं ब्रोमीन ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81 की अगर मैं बात करूं तो ब्रोमीन 79 100% होता है, इसके रिस्पेक्ट में ब्रोमीन 81 97% होता है। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल मानता हूं और अप्रोक्सीमेटली इक्वल मान के ये रेशो 1:1 है। इसलिए ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81 की जो रेशो होगी आपकी वो 1:1 आएगी, वो 1:1 आएगी। ठीक है, और जब भी हम कार्बन इसकी अपने कंपाउंड्स में हैलोजेंस की बात करते हैं ना तो कार्बन वगैरह हाइड्रोजन वगैरह को भूल जाते हैं। जब भी हम अपने कंपाउंड में क्लोरीन ब्रोमीन की बात करते हैं तो M+1 M+2 M+3 4 में कार्बन हाइड्रोजन वगैरह ऑक्सीजन वगैरह को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि अगर क्लोरीन 35 की नेचुरल अबंडेंस मैं 100% ले रहा हूँ, क्लोरीन 37 की 33% ले रहा हूँ, तो इन दोनों के रिस्पेक्ट में जो 13C होता है उसकी 1.1% ही होती है। जो 1H जो 2H होता है ड्यूटीरियम होता है इसकी 0.015% ही होती है। तो ये जो देखो क्लोरीन 35 100% है, क्लोरीन 37 33% है, इनके रिस्पेक्ट में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनकी रिलेटिव नेचुरल अबंडेंस बहुत कम आती है, तो इनको तो कंसीडर ही नहीं करते, इनको तो काउंट ही नहीं करेंगे। तो जब भी आगे मैं किसी मोलिकुलर फॉर्मूला लेके M+2 M+4 निकालूंगा तो मैं कार्बन हाइड्रोजन की तो बात ही नहीं करूंगा, मैं सीधी बात करूंगा। आप बात कर सकते हो, आप निकाल सकते हो, जो पिछले तरीके मैंने आपको सिखाए उसके हिसाब से निकाल सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पे निकाली ही जाए। ठीक है, उस तरीके से ये जरूरी नहीं है कि निकाली जाए। और जो बुक्स पढ़ोगे आप, बुक्स में भी आपको कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह को इग्नोर करके मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह को इग्नोर करके मिलेगा। ठीक है, देखो कैसे निकाला जाता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये रेशो ध्यान रखनी है भाई, ये रेशो ध्यान रखनी है। जो मैंने क्लोरीन 35 और 37 की 3:1 बताई है, मतलब क्लोरीन 35 3 टाइम होता है और क्लोरीन 37 1 टाइम होता है। और ब्रोमीन 79 और ब्रोमीन 81 की 1:1 बताई है, मतलब ब्रोमीन 79 1 टाइम होता है और ब्रोमीन 81 भी उसके रिस्पेक्ट में 1 टाइम ही होता है। ठीक है, अब मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने एग्जांपल लिया CH3Cl का। ठीक है, इसका इंटेंसिटी पैटर्न, इसका इसका M रेशो M+2 का इंटेंसिटी पैटर्न। M का मतलब क्या है? M का मतलब है, देखो M का मतलब क्या है? M का मतलब है कि ये जो क्लोरीन तुमने लिया था ये 35 वाला था, और M+2 का जो है, M+2 का है, इसमें देखो जो क्लोरीन अब तुम ले रहे हो वो 37 वाला है। बताना भाई, समझ आता है M+2 का मतलब? M+2 का मतलब समझ आता है? ठीक है, अच्छा अच्छा, एक और बात बताना, एक और बात बताना, M+2 में कार्बन का कंट्रीब्यूशन कितना था? 0.006 n² था ना, बहुत छोटा कंट्रीब्यूशन है। हाइड्रोजन का हम कंट्रीब्यूशन ही नहीं लेते, और अभी मैंने कहा था आपको कार्बन हाइड्रोजन तो कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे। तो ये बात यहाँ से आती है कि क्यों कार्बन हाइड्रोजन कंसिडर नहीं किए जाते, क्योंकि M+2 में कार्बन का कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा होता है, हाइड्रोजन का तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता, इसलिए इसलिए कार्बन हाइड्रोजन तो हम कंसिडर करेंगे ही नहीं। यहाँ पे इस चीज को ध्यान रखना, कार्बन हाइड्रोजन आपके कंसिडर ही नहीं किए जाएंगे, इस चीज को ध्यान रखना। अब चलो, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो देखना, कार्बन हाइड्रोजन की तो बात होगी नहीं, कार्बन हाइड्रोजन की तो बात होगी नहीं। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन की तो बात होगी नहीं। ठीक है, अच्छा क्या कहता मैं, अगर मैं क्लोरीन की बात करूंगा तो क्लोरीन 35 कितना होता था? 3 टाइम होता था। क्लोरीन 37 कितना होता था? 1 टाइम होता था ना। अच्छा, क्लोरीन 35 अगर 3 टाइम होता था, क्लोरीन 37 अगर 1 टाइम होता था, तो यहाँ पे इस कंपाउंड, एक सेकेंड, इस कंपाउंड में जो आपकी M और M+1 की रेशो, M रेशो M+2 जो आ गया वो 3:1 आ गया, और M और M+2 का रेशो जो आ गया वो 3:1 आ गया। आंसर आ गया आपका। एक और एग्जांपल लेता हूँ भाई, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो मैंने एग्जांपल लिया CH2Cl2 का। अब पॉसिबिलिटी देखना भाई, M का मतलब क्या है? M का मतलब है कि आपके जो दोनों के दोनों क्लोरीन है वो आपके कौन से हैं? 35 वाले, 35 वाले क्लोरीन। ठीक है, M+2 का मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पे M+2 का मतलब क्या होगा? M+2 का मतलब होगा
कि एक क्लोरीन आपका 35 वाला हो और एक क्लोरीन आपका 37 वाला हो, एक क्लोरीन आपका 35 वाला हो, एक क्लोरीन आपका 37 वाला हो। और यहाँ पे ध्यान देना बेटा, एक और आएगा M+4। M+4 का मतलब क्या है? M+4 का आपका मतलब है कि आपके दोनों के दोनों जो क्लोरीन है वो कौन से हैं? दोनों क्लोरीन आपके 37 वाले। यहाँ पे अगर क्लोरीन क्लोरीन 35 वाला है, एक सेकेंड, अगर यहाँ पे क्लोरीन 35 वाला है, दोनों तो क्लोरीन 35 वाले ना, यहाँ पे क्या है, एक क्लोरीन 35 वाला है, एक क्लोरीन 37 वाला है। यहाँ पे दोनों क्लोरीन आपके कौन से हैं? 37 वाले हैं। ठीक है, पॉसिबिलिटीज देखो, पॉसिबिलिटी क्लोरीन 35 के होने की 3 टाइम है, दोनों क्लोरीन 35 पे 3 टाइम, इस क्लोरीन 35 की 3 टाइम, इसकी 1 टाइम, इसकी 3 टाइम, सॉरी 37 वाले की 1 टाइम, इसकी 1 टाइम, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, होने की पॉसिबिलिटी मल्टीप्लाई कर दो, कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी? इसकी आ गई 9, इसकी आ गई 3 और इसकी आ गई 1। ठीक है, लेकिन लेकिन देखना भाई, देखना इस दूसरे वाले केस में, देखना इस बीच वाले केस में, देखना बीच वाले केस में अगर मैं इस क्लोरीन को पहला क्लोरीन एटम मान लूं ए और इसको क्लोरीन एटम को बी मान लूं, तो ये पॉसिबिलिटी इन्वर्ट भी तो हो सकती है भाई, ये पॉसिबिलिटी इन्वर्ट भी तो हो सकती है। इन्वर्ट कैसे? इन्वर्ट कैसे? इन्वर्ट कहने से मेरा मतलब ये है, समझना, इन्वर्ट कहने से मेरा मतलब ये है, देखना, एक सेकंड दो मुझे बस। इन्वर्ट कहने से मेरा मतलब ये है कि आपका दो क्लोरीन एटम है, दो क्लोरीन एटम है, भाई ऐसा हो सकता है पहला क्लोरीन वाला 35 का और दूसरा क्लोरीन 37 का हो, है ना? और ये भी तो हो सकता है कि पहला 37 का और दूसरा 35 का हो, दोनों पॉसिबिलिटी है ना भाई। दो क्लोरीन एटम है, आपको कौन सा पता है कि कौन सा 37 है? कोई सा भी हो सकता है, और कोई सा भी हो सकता है, तो दो क्लोरीन एटम में एक क्लोरीन 37 होने की दो पॉसिबिलिटी, पहले वाला 35 और दूसरा 37 हो, या फिर पहले वाला 37 हो दूसरा वाला 35 हो। अब पॉसिबिलिटीज मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे पॉसिबिलिटी आती है 3 × 1, 35 वाले की 3 आती है, इसकी 1 आती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी 1 × 3, यहाँ पे पॉसिबिलिटी 1 × 3, और टोटल इसका ऐड होगा 3 + 3, टोटल आएगा 6, टोटल आएगा 6। ठीक है, टोटल 6 आएगा, और ये आपका 1 आ गया। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी आई M/M+2/M+4 की, वो कितनी आई? 9/6/1 आई। ठीक है, अगला केस लेते हैं, अगला एग्जांपल लेते हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ CHCl3 का। ठीक है, CHCl3 का। अब कौन कौन से मैं बीच में लिखता हूँ CHCl3, कौन कौन से आएंगे इसमें मुझे बताना। एक तो आपका M आएगा, M में क्या है, आपके 3 क्लोरीन एटम है, तीनों के तीनों क्लोरीन कौन से हैं? 35 वाले। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी M+2 आएगा। M+2 में क्या है, तीन क्लोरीन है, तीन क्लोरीन में से एक 35 है, दो 37, एक 35 है ना, दो 35 है, एक 37। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी M+4 की, M+4 में कैसे होगा, तीन क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन में से एक 35 है और दो 37 है। तीसरी पॉसिबिलिटी M+6 की, तीन क्लोरीन है और तीनों के तीनों क्लोरीन 37 के हैं, तीनों के तीनों क्लोरीन कौन से हैं? 37 वाले हैं। ठीक है, अच्छा, अगर तीनों के तीनों क्लोरीन 37 वाले हैं तो भाई समझना, तीनों के तीनों क्लोरीन अगर 37 वाले हैं तो समझना, देखो 35 वालों की पॉसिबिलिटी, एक 35 वाले की 3 टाइम, दूसरे 35 वाले की 3 टाइम, तीसरे 35 की 3 टाइम। हाँ भाई, एक 37 होने की पॉसिबिलिटी बताना कितनी है, या तो या तो मैंने तीसरे वाला 37 रखा, या ऐसा हो सकता है दूसरे वाला 37 हो। ठीक है, या तीसरा केस ये भी तो हो सकता है पहले वाला 37 हो, है ना? 3 केस हो सकते हैं ना। अब ये टोटल पॉसिबिलिटीज ऐड होंगी, अब ये टोटल पॉसिबिलिटीज ऐड होंगी, कैसे? कैसे इसकी पॉसिबिलिटी क्या आएगी? 3 × 3 × 1, इसकी पॉसिबिलिटी क्या आएगी? 3 × 3 × 1, और इसकी पॉसिबिलिटी क्या आएगी? 3 × 3 × 1। ये 3 × 3 × 1 कैसे लिया है, देखो 35 वाला 3, 35 वाला 3 और 37 वाला 1। ठीक है, एक केस ये हो गया, दूसरा केस यहाँ से 3 × 3 × 1 का, और तीसरा केस यहाँ से 3 × 3 × 1। अब ये टोटल ऐड होंगे, ये हो गया 9 + 9 + 9। ठीक है, ये ऐड हो गए। अच्छा, ऐसे यहाँ पे 35 वाले के होने की वही 3 केस, कि एक 35 वाला पहले वाला हो, 35 वाला दूसरे वाला हो,
या फिर आपका 35 वाला तीसरे वाला हो, है ना। 30, ये 3 केस फिर से बन गए, ये 3 केस फिर से बन गए। और अगर ये तीन केस बन गए तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है भाई बताना इसकी। 35 वाला एक है, 37 वाले दो हैं। यहाँ पे फिर से 35 वाला एक है, 35 वाला एक है, एक सेकंड, 35 वाला एक है, 37 वाले दो हैं। फिर से 35 वाला एक है, 35 वाला एक है, 37 वाले दो हैं। 3 3 6 3 9, टोटल कितना हो गया, 9 आ गया। और यहाँ पे तीनों 37 वाले हैं तो तीनों की पॉसिबिलिटी 1 × 1 ये बना गया। तो यहाँ पे m रेशो m+2 रेशो m+4 रेशो रेशो m+6 कितना आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है 27 रेशो 27 रेशो रेशो 9:1। ठीक है, ये आ जाता है आपका रेशो। ठीक है, एक बच्चे ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। ठीक है, अगर मैं कलेक्टिवली लिखूं भाई, तो आपके कंपाउंड में एक क्लोरीन अगर प्रेजेंट है तो m रेशो m+2 आता है 3:1। ठीक है, अगर आपके कंपाउंड में दो क्लोरीन है तो m रेशो m+2 रेशो m+4 आता है, कितना आता है 9:6:1। और अगर आपके कंपाउंड में 3 क्लोरीन एटम है तो आपका m रेशो m+2 रेशो m+6 m+4 रेशो m+6 कितना आता है 27:9:1। ठीक है, ये आपका रेशोज आते हैं। ठीक है, अब एक एक करके पॉसिबिलिटीज लेते हैं ब्रोमीन होने की। ठीक है, मान लो मैंने ले लिया CH3Br। ठीक है, इसमें कितने ब्रोमीन एटम है, एक ब्रोमीन एटम है। ठीक है, तो ये इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आएगा आपका, अगर मैं एक ब्रोमीन आपका 79 वाला ले लूं तो वो m होगा, और एक ब्रोमीन आपका 81 वाला ले लूं तो वो आपका क्या होगा, m+2 होगा। बताना भैया सही होगा क्या भाई, CH3 और 79 ब्रोमीन m हो गया, और CH3 81 ब्रोमीन m+2 हो गया। ठीक है, m+2 हो गया। अच्छा, पॉसिबिलिटी कैसे 7, मैंने कहा था आपको दो ब्रोमीन एक 79 एक 81, दोनों का रेशियो 1:1। तो यहाँ पे m भी 1 रेशियो में, m+2 भी 1 रेशियो में, m+2 क्या आ गया 1:1 आ। ठीक है, 1:1 आ गया। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं आपकी पॉसिबिलिटी ले लेता हूं दो ब्रोमीन के होने की पॉसिबिलिटी लूंगा, तो वही केस बनेंगे भाई। 3 केस बन सकते हैं कि एक आपका दोनों ब्रोमीन कैसे हो, दोनों ब्रोमीन 79 वाले हो m, एक ब्रोमीन 79 एक 81 m+2, और दोनों ब्रोमीन 81 m+4। ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे आपके दोनों ब्रोमीन के 79 के होने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन का 79 और एक ब्रोमीन का 81 होने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे आपकी m+4 में दोनों ब्रोमीन के 81 होने की पॉसिबिलिटी है। अब वही, जब एक ब्रोमीन 79 और एक ब्रोमीन 81 वाला होगा तो इसमें दो पॉसिबिलिटी आएंगी, कि पहला वाला 79 हो दूसरे वाला 81 हो, या पहले वाला 81 हो दूसरे वाला 79 हो। ठीक है, अब इसमें कैसे होगा, 79 के होने की पॉसिबिलिटी 1 टाइम है, 79 वाले की होने की पॉसिबिलिटी आपकी 1 टाइम है, 81 वाले की होने की पॉसिबिलिटी 1 टाइम है, 1:1। यहाँ पे भी 79 81 के होने की पॉसिबिलिटी 1 टाइम है, तो 1:1 और ये ऐड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1:1, और यहाँ पे भी आपकी 1:1 टोटल पॉसिबिलिटी 1:2, 1 + 1 2 हो जाएगा, रेशो 1। तो दो ब्रोमीन के m रेशो m+2 रेशो m+4 की जो इंटेंसिटीज आती है वो इस रेशियो में आती है 1:2:1 में। ठीक है, अगर मैं आपके कंपाउंड में 3 ब्रोमीन ले लूं CHBr3, तो अब CHBr3 के साथ मैं अगली स्लाइड पे करूंगा, स्लाइड 6। ठीक है, अगली स्लाइड पे करता हूँ, स्लाइड 7। CHBr3 मैंने कहा इसमें पॉसिबिलिटी 3 ब्रोमीन की है, 3 ब्रोमीन के हिसाब से आपकी जो पॉसिबिलिटी आती है वो 4 आती है, 4 पॉसिबिलिटी आती है, 4 पॉसिबिलिटी, एक आपकी m की, एक आपके m+2 की, एक आपके m+4 की, एक आपके m+6 की। ठीक है,
3 ब्रोमीन 4 पॉसिबिलिटी। एम वाला कौन सा होगा? एम वाले में तीनों ब्रोमीन 79 के हो, ठीक है, एम वाले में तीनों ब्रोमीन आपके 79 के हो। M+2 वाले में तीनों ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन आपका 81 का है, ठीक है। M+4 वाले में, M+4 वाले में, एक सेकंड, M+4 वाले में तीनों ब्रोमीन में से दो ब्रोमीन 81 वाले हैं, और यहाँ M+6 वाले में तीनों ब्रोमीन में से तीनों के तीनों 81 वाले, ठीक है। अब फिर वही पॉसिबिलिटीज यहाँ पे हो सकता है कि मिडल वाला 81 हो, यहाँ पे हो सकता है कि मिडल वाला 79 हो, ठीक है। और एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पे पहले वाला 81 हो, और यहाँ पे हो सकता है कि लास्ट वाला 79, ठीक है। अगर यहाँ से निकालोगे, आपका यहाँ से निकालोगे, एक बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दे दिया है, 1 × 1 × 1, यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज, ये 1 × 1 × 1, यहाँ पे 1 × 1 × 1, यहाँ पे 1 × 1 × 1, और ये ओवरऑल ऐड होती है, ठीक है। यहाँ पे भी ये 3 पॉसिबिलिटीज, 1 × 1 × 1, 1 × 1 × 1, 1 × 1 × 1 ऐड होती है, ठीक है। और यहाँ पे भी 1 × 1 × 1, तो ये हो गया 1 3 3 1। तो आपका यहाँ पे जो इंटेंसिटी आती है, M+2 रेशो M+4 रेशो M+6 की, वो आती है 1:3:3:1, ठीक है, 3 रेशो, ठीक है। अच्छा अच्छा, ध्यान देना भाई, ध्यान देना। अगर आपकी एक ब्रोमीन थी तो रेशो क्या थी? 1:1 थी। अगर 2 ब्रोमीन थी तो रेशो क्या थी? 1:2:1 थी। अगर 3 ब्रोमीन थी तो रेशो 1:3:3:1। 4 ब्रोमीन होगी तो मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा बता दूंगा। क्यों? मैंने आपको NMR में पास्कल ट्रायंगल सिखाया हुआ है, और देखो ये पास्कल ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है। मैंने आपको NMR में पास्कल ट्रायंगल सिखाया हुआ है, और देखो ये पास्कल ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है। तो जो 4 अगर ब्रोमीन होगी तो इंटेंसिटी रेशो क्या आएगी? 1:4:6:4:1। निकालने की जरूरत नहीं मुझे, ठीक है। तो ब्रोमीन, अगर आपके कंपाउंड में सिर्फ ब्रोमीन एटम्स है तो नंबर ऑफ ब्रोमीन देख के आप पास्कल ट्रायंगल के हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ये M+2 होगा, यहाँ पे क्या होगा? दो मास का डिफरेंस, M+2 M+4, यहाँ पे क्या होगा? M+2 M+4 और M+6, और यहाँ पे आपको होगा M+2 +4 +6 और +8, ठीक है, ऐसे होता है।